कि कहीं ना कहीं मार्क्स जो है गलत सिद्ध हो गए थे। लेकिन लेनिन के आने के बाद में 1917 में जो क्रांति होती है, उनसे ये लगने लगा कि क्या वास्तव में लेनिन ये स्थापित कर पाएंगे, क्या मार्क्स की जो थ्योरी है उसे। बाद में आप देखेंगे माओ से तुंग जो चाइना के अंदर लीडरशिप आई, उन्होंने भी ये, उनके अंदर जो गृह युद्ध हुआ था माओ से तुंग और सन यात सेन के बीच में, और उस टाइम पर भी ये लगने लगा था 1949 के अप्रोक्सीमेट कि दोबारा से क्या वास्तव में मार्क्स जीवित हो पाएंगे। वो दो मॉडल जो थे महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको कराए। पहला है साम्यवादी और दूसरा है राष्ट्रवादी। आप देखेंगे अब हिस्ट्री आगे जो अगर हिस्ट्री चलेगा वो समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये जो बातें हैं आपने ऑलरेडी सीख ली हैं। जो बेस है मैंने आपको तैयार कर दिया है। मार्क्सवादी एक स्वतंत्र उपागम भी है, तो आपको ये हम वहां पे बताएंगे। वो छोटा है क्योंकि इन्होंने ज्यादा ट्राइबल्स के विषय में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, आदिवादी मूवमेंट्स के विषय में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। एक ही बात है, हर बात में से कुछ निकाल करके यानी कि आपको हम रोल्स रॉयल्स देंगे, है ना। मैं कौन हूं, मैं एक मार्क्स, सपोज करो मैं कहूंगा कि मैं आपको रोल्स रॉयल्स दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक घोड़ा। आधारिक संरचना यानी जैसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने इंफ्रा के तहत या आधारिक संरचना के तहत भी रेल पटरियां भारतीय उद्योग के अनुसार नहीं बनाई। जो नया भारत है यानी कि आधुनिक भारत जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, प्रश्न लिखेंगे मॉडर्न इंडिया के निर्माण में, मॉडर्न इंडिया के निर्माण में पश्चिम की भूमिका का निर्धारण करो। पश्चिम की भूमिका का निर्धारण करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये वो प्रश्न है, इसे देखते ही अगर यूपीएससी ने दिया है तो याद आ गया कुछ आपको। वो प्रश्न था भारत को लेकर अंग्रेजों की दृष्टि न पूर्णतः आधुनिकीकरण की थी न पश्चिमीकरण की, वस्तुतः उनकी नीतियां साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टिप्पणी कीजिए या विश्लेषण कीजिए। चलो विश्लेषण कीजिए, ऐसे करें। ये प्रश्न का अभी जो जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में यहां तक जो मैंने कराया है, ये प्रश्न क्या अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप। ब्रिटेन के सरकार के माध्यम से यहां भेजे गए ताकि कन्वर्जन किया जा सके। जो कन्वर्जन आज भी हो रहा है आपको पता है, इससे आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आए दिन आप पढ़ते भी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चुल है अलग टाइप की, इंटेलेक्चुअल होने की चुल। और ये चुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर आदमी सच्चाई नहीं कहना चाहता, वो जो सच्चाई है ना उसे छुपा के रखना चाहता है। अगर वो उसे बाहर करेगा तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। फिर इसके बीच का मार्ग निकाल दीजिए। इसीलिए इन्हें कहते हैं कि ये कहीं के नहीं रहे, ये कहीं के नहीं रहे, ना तो ये अपनों के रहे ना ये अंग्रेजों के रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जब ये अंग्रेजों के पास बैठते थे तो अंग्रेजों को लगता था कि ये भारतीय है, पक्का भारतीय है। ये पक्का मतलब है हाँ एकदम हार्ड वाला। और जब ये भारतीयों के साथ बैठते थे तो ये ऐसा बात करते थे कि जो भारतीय हैं उन्हें लगता था नहीं भाई ये तो पक्का अंग्रेज है, ये पक्का अंग्रेज है, ये तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। और हिंदुइज्म में ऐसा है नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म में है पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, इसीलिए यहां सब प्रगतिशील है। ऐसा नहीं है जो लिख दिया सो लिख दिया, नहीं। और यही राजा राम मोहन राय ने एक लाइन में बोल दिया कि अगर ऐसा होता है कि किसी लिखे हुए ग्रंथ और एक तार्किक बुद्धि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, अगर उसके दिमाग में आता है और उनके बीच में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, तो व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको ही क्या देना है, उसको वरीयता देना है। पूर्णतः पश्चिमी यानी कि जो राजा राम मोहन का नवीन भारत को लेकर के जो दृष्टिकोण था, ना तो वो पूर्णतः पश्चिमीकरण की थी और ना ही पूर्णतः भारतीयकरण की थी। समझ गए आप? एक तो ये है, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। क्या करना है? हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे राष्ट्रवादी इतिहासकारों के मत क्या हैं साम्राज्यवाद को काउंटर करने के लिए। क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हैं वो अपने तर्क देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने मतलब है कि क्योंकि वो ब्रिटिश के पक्षकार हैं, ब्रिटिश सरकार के पक्षकार हैं, और उन्होंने बताया कि भारत में उनका कोई भी गलत इरादा नहीं था और वो आए थे सिर्फ और सिर्फ भारत को सभ्य बनाने और यहाँ ट्रेड करने। और ट्रेड करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक दूसरे राजा आपस में लड़ रहे हैं और वो जो स्थान खाली हुआ उनके लड़ने से, है ना, उन्हें लड़ाने में इनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनके लड़ने से जो स्पेस बना उससे इन्होंने भर दिया। सिर्फ इतना ही इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और इसको काउंटर करने के लिए जो राष्ट्रवादी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो आते हैं और वो इनका जो है एक लॉजिकल यानी कि तार्किक और तथ्यात्मक आधार, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप इतिहास लिख रहे हैं तो आपको तथ्यात्मक और
तर्क के आधार पर सही सिद्ध करना होगा, तभी आपका इतिहास इतिहास माना जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि वो कोई उपन्यास हो जाए, वो कोई कहानी हो जाए, या कोई नाटक हो जाए, इस तरीका से हो सकता है ना। ये भी सब क्या है, साहित्य की एक विधा है, आप जानते होंगे इन्हें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि जो उन्होंने काउंटर दिया था, उन्होंने ये बोला था कि भाई देखो, ये जो फेमाइंस है, ये जो मंदी है, ये तो पूरी वर्ल्ड में आई थी, तो भारत में कोई न्यारी थोड़ी ना आई थी। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि देखो पूरे विश्व में आई, ये बात सही है आपने कहा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका यहाँ पे भी आई, ये बात भी सही है। लेकिन वहां पर जो स्थिति थी, यानी कि लोग भी कम मरे वहां पर, लोगों की बेरोजगार यानी कि लोगों का जो रोजगार था वो भी बहुत कम गया। इसके बावजूद भारत में इसके अगर हम इससे उलट करके देखते हैं तो भारत में भुखमरी भी आई, लोग भूख से भी मरे, लोग बेरोजगार भी हुए, और इस तरीका की जो तबाही थी वो आई। इसका कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि देखो, भारत जो है गरीब देश था, इसलिए भारत में ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिले, और इंग्लैंड में और अमेरिका के अंदर इस तरीका के जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन इस बात को कहने के पीछे उनके पास में कोई साक्ष्य तो है नहीं। इसी को काउंटर करते हुए हम यहाँ तक आ पहुंचे थे, और मैंने आपको एक हेडिंग डालने के लिए बोला था, इस तबाही के लिए जिम्मेदार कारण कौन से हैं। और यहां पे मैंने आपको लिखाया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और साम्राज्यवादी इतिहासकार एक दूसरे से मिले हुए थे, और उन दोनों की जो मिली भगत थी उसी के ये कारण था जो भारत के अंदर ये फेमाइंस आए, ये जो बेरोजगारी आई, और इसके जो कारण हैं ये दोनों के दोनों ये जो कारण, ये जो घटना हुई है, इनके कारण सिर्फ कौन है? साम्राज्यवाद ही था। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि भाई ठीक है, आप ये बात कहते हैं, लेकिन आपका जो ये स्थिति है अमेरिका में और यूएसए में तो अलग तरीका से देखने के लिए मिलती, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके उलट आपने भारत का जो हैंडीक्राफ्ट है इसको क्या कर दिया, इसकी कमर तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? जैसे कि मैंने आपको बताया था 1813 में वो फ्री ट्रेड पॉलिसी लेकर के आए थे कि भाई हम तो बहुत खुले विचारों के हैं, क्योंकि हमें तो फ्री ट्रेड करना है। क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की जो मार्केट है उसको अपने इंग्लैंड में बने हुए मशीनीकृत जो माल है उससे किस तरीका से भर देना है, और वो जो भर देने के लिए ये इस तरीका की पॉलिसी लेकर के आए थे। समझ गए आप? मैंने आपको बताया था कि जो हक दिए थे, अपनी प्रॉपर्टी राइट्स क्यों दिए गए थे, उसी तरीका की मंशा जो है इसके पीछे है। आप देखेंगे उसी प्रकार से 1853 में रेलवे का जो विकास हो गया था, और रेलवे के विकास ने यह कार्य किया कि जो भी माल तटों तक आता था, यानी कि जो भी तटवर्ती क्षेत्र थे, क्योंकि वाटर के द्वारा ही आता था, वो पानी के जहाजों से आता था, तो जो भी जो लगे हुए एरिया थे वहां से रेल के अंदर उसे रखते थे, और भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में वो बहुत तेज गति से पहुंचने लगा। समझ गए आप? बहुत तेज गति से उसे पहुंचने लगा, और ये कारण होता है कि भारत के पास जो अंदर जो नाज हो रहा है, भारत से जो कच्चा माल लेकर के जो इंग्लैंड जाना है उसकी भी गति बढ़ गई। अगर उसकी गति बढ़ेगी भारत में से जाने की, और जो फिनिश गुड्स हैं उन्हें आने की, तो होगा क्या आप बताइए? ये होगा कि जो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो पूरी तरीका से तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास मशीन तो है नहीं। औद्योगिक क्रांति तो इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले, तो उस क्रांति का फायदा उठाते हुए इन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे जितना भी इनका जो कॉलोनी थी उसको इसी तरीका से इन्होंने शोषित किया। समझ गए आप? और मैंने ये सब आपको लिखा दिया था, और मैंने आपको बता दिया था कि विलियम बेंटिंग्स और मैकाले की पद्धति ने अतिरिक्त योगदान इसमें करने के लिए दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो विलियम बेंटिंग्स और मैकाले का आप जानते हैं कि इसने क्या किया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक इसे माना जाता है। ये चाहता था कि भारतीय जो लोग हैं वो देखने में तो क्या लगे, काली चमड़ी के, यानी कि इंडियंस लगे, लेकिन उनकी जो सोच है वो पूरी तरीका से कैसी होनी चाहिए? ब्रिटिश होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजों के टाइप की। समझ गए आप? उनकी ओर उनको जो है महिमा मंडित करने की उनकी सोच होनी चाहिए। तो इस तरीका की जो वो बनाना चाहते थे, और ये जो साम्राज्यवाद है इसको स्थापित करने में इन दोनों की एक बड़ी भूमिका आती है। समझ गए? हाथ आती है। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक तो देख लिया था, और मैंने आपको बताया था कि भारत में आधुनिक उद्योगों का अल्प विकास के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकार साम्राज्यवादी सरकार और साम्राज्यवाद को ही क्या मानते हैं? दोषी मानते हैं। समझ गए? उनकी नीतियों को दोषी मानते हैं। अब वो कौन सी नीति है जिनको वो दोषी मानते हैं? अब आप ये वाली बात लिखना शुरू करेंगे, और यहां तक मैंने आपको लिखा दिया था। फ्रेंड्स, पहले आप फॉर्मेट, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो फॉर्मेट क्या है हमारा? ये फॉर्मेट है। पहले आप टॉपिक डालेंगे, और टॉपिक में हम लिख रहे थे राष्ट्रवादी इतिहासकार।
राष्ट्रवादी इतिहासकार, और दूसरा है हमारा यहाँ पे ये लेक्चर, ये यूनिट कौन सा है, यूनिट है 1 और लेक्चर है 4। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम चलते हैं और आप भी इसी तरीक़ा से आप इसे लिख लेंगे। और मैं जहाँ तक है सोमवार से यानी कि मंडे से एक अलग तरीक़ा से लेकर के आ रहा हूँ। ये पूरा फॉर्मेट हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज कर दें, और वो मैं सोमवार में रिवील करूँगा इसे, यानी मंडे में जब लेक्चर आएगा तो मैं बताऊँगा आपको कि हम करने क्या जा रहे हैं, मेरी विचार क्या है इसके लिए। मेरा एक विचार है, आप भी इसे बताना कमेंट बॉक्स में, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैं आपको बोल करके लिखा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर भी मैं बनाऊँ एक छोटा सा 10-15 मिनट का, ताकि आपसे और भी गुफ्तगू की जा सके। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि हम क्या करेंगे कि जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, यानी कि जो मैं आपको बोलता हूँ डिक्टेट करने के लिए, आप उसे डिक्टेट ना करें, बल्कि मैं आपको जो बोलता जा रहा हूँ बस आप उसे ध्यान से सुने। ठीक, मैं जो भी बोलता जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने, और जो कंसेप्ट आएगा, बीच बीच में कंसेप्ट्स आएंगे, उन्हें मैं आपको समझा दूं। समझ गए आप? उन्हें मैं आपको समझाता चलूं, और जो लाइन बोलने वाले हैं वो मैं आपको बोलता हुआ चलूं। और बाद में वीडियो जैसे मैं आपको अपलोड कर दूं, उसके 12 घंटे के बाद में, यानी कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं, या फिर 12 घंटे के बाद में जब लोग इसे देख लें, एक बार कम से कम आपको सुनना है। अभी आप सुन लेना उसे, क्योंकि उसे बनाने में, पीडीएफ को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा पीडीएफ, एक तरीक़ा से ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसमें बहुत अच्छी पीडीएफ बनेगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं यहाँ डिक्टेट करा रहा हूँ वो आप पीडीएफ से देख करके नोट कर लें। समझ गए आप? यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ आपको समझाने में, आप इसे देखें, मैं ये सोच रहा हूँ जो मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको पीडीएफ दे दूँ, और जो मुझे लिखाना है, जो भी मुझे डिक्टेट कराना है, जो मुझे आपको नोट कराना है, वो नोट मैं आपको करा दूं किससे, जो संकल्पना है, कंसेप्ट्स जो हैं उन्हें मैं आपको समझा भी दूं और यहां पे नोट भी करा दूं, कोशिश करूं। ठीक है, और जो आपका बहुत सारी ऐसा है जो मैं लिखाता हूं आपको, जो कंसेप्ट नहीं है, समझ गए ना, लेकिन जरूरी है मैं वो बोलता हूं, तो वो मैं बोल ना करके आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूं। पीडीएफ तो पूरे की प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट आपको समझा भी दूं और यहां पे लिखा भी दूं। उससे होगा क्या, देखो, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि इसके कुछ नुकसान है और कुछ फायदा है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग पीडीएफ की जो आदत है पीडीएफ खेलने की, वो पीडीएफ खेलना शुरू हो जाए। फिर क्या होगा कि भाई पीडीएफ तो ऑलरेडी कितनी सारी जमा है, आप पीडीएफ से नोट्स ना बनाएं, जो कि एक हमारा दिमाग का स्टेटस को है कि पीडीएफ आती है, पीडीएफ रखी रहती है, पीडीएफ जाती है, कुछ नहीं होता। समझ गए? तो एक हो सकता है कि आप पीडीएफ से नोट्स ना बनाएं, अभी मैं जब कराता हूं तो आप नोट्स बना लें, लेकिन इसका जो नुकसान है, ये तो नुकसान होगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो हमारा टारगेट है 360 डेज के अंदर 100% सिलेबस कराने का, ठीक है, 360 डेज के अंदर पूरा सिलेबस निपटा देने का, अच्छे से 100%, 360 डेज में 100% लिखना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? क्योंकि खत्म कराना उद्देश्य नहीं है, बल्कि 100% कराना उद्देश्य है, कि 100% यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मैं करा पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इस गति से चलता रहा तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा। समझ गए? क्योंकि मैं एक लेक्चर भी लेकर के आऊं तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा है, आप इसमें कमेंट करना, बताना मुझे कि क्या ये विचार सही है कि जो मैं आपको, अच्छा, जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसका मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ऐसी पीडीएफ वो नहीं होगी, तो उसका मतलब है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी। समझ गए? तो अगर जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो ठीक है, नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं वो मशीन के द्वारा मैं उसे बाद में निकाल लूंगा उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और उसमें थोड़ा बहुत जो कहीं मिस्टेक होगी वो सही करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो आपको वर्ड की फॉर्म में मिल जाएगा, वो आप लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखने के लिए लोग आते हैं, बहुत लोगों तो आते हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आते। तो अगर मैं ये सब करूंगा तो आप देखेंगे कि सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, लोगों को टाइम भी बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, और जो मैं 360 डेज में मैंने आपसे बोला कि 100% सिलेबस यहाँ कवर करा दूंगा, वो मैं करा पाऊंगा। क्योंकि 360 डेज में सिलेबस तो 100% हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको बोला था कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, कितना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में
हमें क्या करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी। जो बुक मैंने आपको बताया है आप देख लेंगे उसे, लेक्चर को शायद पहले या दूसरे लेक्चर में बुक मैंने बताई थी आपको कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना है। तो वो बुक्स फॉलो करते हुए आपको 100% प्रश्न वहां पे फंसे, यानी कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो उसके ऊपर, क्योंकि पहले मैं सिलेबस करा रहा हूं, उसके बाद में मुझे ये भी तो सब कराना है, समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि सिर्फ ये तो हो गया, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोज लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी तो देख रहे हैं। वो न्यूज़पेपर एनालिसिस से हटा करके कहीं और भी तो लेकर के जाने हैं कि भाई ये सब गलत है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे कि इससे भला नहीं हो रहा है। हाँ, उनका भला हो रहा है जो दे रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी इसमें भला नहीं हो रहा है। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं है, ये न्यूज़पेपर रीडिंग है, समझ रहे हैं ना आप। उसमें एनालिसिस जैसी कोई बात ही नहीं है। और मैं जो आपको बताया था वो मैं आज फिर बता रहा हूं कि हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आएंगे वो न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं होगा, वो इशू बेस्ड तैयारी होगी, समझ गए ना आप। इशू बेस्ड तैयारी मैं कराने वाला हूं, इशूज के बेस्ड तैयारी कराऊंगा, और वहां पर हम 300-400 इशूज आपके तैयार कराएंगे, इससे बाहर मेंस में नहीं आता। और 2 सीरीज वो इसी तरीका से चलेंगी, प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर, ठीक है, और इसी तरीका से मेंस फोकस करंट अफेयर। और ये जो दोनों हम रखेंगे, ये हम रखेंगे संडे के लिए, यानी कि संडे से संडे आएगा, यानी कि ये अपडेट मेरा अभी मैं ऐसा मानता हूं संडे से संडे, अगर जरूरत पड़ेगी तो वीक में 2 टाइम, समझ गए ना, यानी कि 3-3 दिन के गैप पर ये आएगा। इससे बाहर प्रीलिम्स में ना मेंस में कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटीड करके बता रहा हूं, समझ गए आप। नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हम लेकर के चलने वाले हैं। मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि 100% सिलेबस कवर कराने के बाद में बहुत सारी बातें और बच जाएंगी ऐसी कि जो मुझे आपको करानी है, ठीक है। और क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे करा रहे हैं इसमें क्या है कि ये तो अब हम आपको अपनी स्मृति के आधार पर करा रहे हैं, जो हमने सीखा उसके आधार पर। अभी आप देखेंगे इसमें NIOS की बुक्स है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो मैं यहाँ करा नहीं रहा, वो मैं आपको बताऊंगा जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ। NCERT, NIOS या फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वो हम अलग से कराएंगे। रिपोर्ट्स जितनी होती हैं, जितने भी एक्ट ये आते हैं वो सारे, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए वरदान है। और न्यूज़पेपर का जैसे मैंने आपको बताया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसके लिए हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रोज नहीं पढ़ाने वाले, उनके इशू बेस्ड तैयारी कराएंगे। और उस इशू को एक बार हमने अपडेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी वो न्यूज़पेपर में कहीं पे भी आएगा तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें होंगी बस वही अपडेट करेंगे। पहली बार में अगर आधे घंटा का वीडियो है तो दूसरी बार में 5 से 7 मिनट का वीडियो बच जाएगा, क्योंकि पहली बात बताऊंगा कि हाँ देखो ये सब मैंने लिखा दिया है, अब ये उसमें अपडेट कर लीजिए, बस ये इस तरीका से हम लेकर चले। कितना भी महंगा कोचिंग ले लेना, अगर इस तरीका से मैंने इस तरीका से आपसे करा दे तो उसे लिंक मेरे साथ शेयर कर देना कि सर इस तरीका से तो वो करा रहे हैं, कहीं नहीं कराएगा, ये गारंटेड है आपको। और जो कमी अभी थी, जो मुझे भी लग रहा था, वो मैं अभी दूर करने जा रहा हूं कि आपको एक ट्रांसक्रिप्टेड PDF में दे दूं, ताकि आप, मैं जो बोल रहा हूं उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और आप उससे PDF से अपने नोट्स बना लें। मेरी बात अभी सुन लें आप, सुनने के बाद में आप जाकर के फिर उस PDF से नोट्स बना लें, ये मैं चाहता हूं। इससे टाइम भी बचेगा और हो सकता है कि हम बहुत ही जल्दी ये अपना जो 360 डेज से पहले भी इसे हम प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें, ठीक है। जल्दी कराना उद्देश्य नहीं है, बल्कि हॉलिस्टिक मेरा कराना उद्देश्य है। वो सोच आप तक ले जानी है जो जिस तरीका से सोचना चाहिए। अगर वो सोचना आप सीख गए तो फिर दुनिया की कोई भी बुक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, कि वो कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो किसी भी बुक में अगर वो लिखा हुआ है, कंसेप्ट नहीं बदलते कभी भी, वो आप समझ लेंगे कि अच्छा इस तरीका से वो कनेक्ट करना, बस ये चाहता हूं। अगर यही टीचर की भूमिका है, चाहे पेड आप करें या फ्री करें, फ्री तो खैर कोई कराता नहीं, सिर्फ यूपीएससी विद प्रताप को छोड़ करके हमने एक बीड़ा उठाया। और ये बीड़ा क्यों उठाया मैं अलग वीडियो बना करके इसमें आपको बताऊंगा, ऐसा मैं क्यों चाहता हूं, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, ये क्या सब ये सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि इतना कुछ फ्री में करेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारे जवाब मैं अलग देने वाला हूं। फिलहाल अभी हम नोट करेंगे। और ये लेक्चर में शायद ये मैं इस तरीका से जो अभी तक मैं पढ़ाता हुआ आ रहा था उसका ये लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि नेक्स्ट जब हम आएंगे तो मेरा जो है वो यही है कि मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूं, कंसेप्ट समझाता हुआ चलूं, और बाद में 12-13 घंटे के बाद में एक PDF आपको दे दूं ताकि आप नोट्स तैयार कर लें। ये बात आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा था कि कुछ फायदा है कुछ नुकसान है, दोनों मैंने आपको मैं बैठा और मैंने दोनों को लिखा कि इसके प्रॉफिट क्या है, इसके लॉस क्या है। तो मुझे लगा कि इसके जो प्रॉफिट है
ऐसे पढ़ाने के, जो मैं बता रहा हूँ आपको पीडीएफ देकर, वो ज़्यादा हैं, लॉसेस भी हैं, यानी कि हानि भी है, प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं। तो प्रोज क्या है, ज़्यादा है, और कॉन्स जो है वो कम है। वो कम क्या है, एक जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डिक्टेट कराता हूँ तो उसमें क्या है कि जब आप लिखते चलेंगे मेरे साथ में, तो एक तो आपकी जो ये है कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी क्या है, जो आपको जो मैं लिखाता हूँ, लिखने से क्या होता है कि बहुत दिन तक याद रहता है। जब हम एक बार हाथ से लिख लेते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है। ये कुछ फायदा थे इसके, लेकिन नुकसान ज़्यादा थे। जैसा टाइम बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना आप, कि एक यूनिट में जहां अगर मैं इस तरीका से पढ़ाता चलूं तो उसमें आप हो सकता है कि 10 लेक्चर आए, और अगर मैं जो दूसरी पद्धति मैंने आपको बताई है उस तरीका से मैं पढ़ाऊंगा तो 6-5 लेक्चर में काम हो जाएगा हमारा। तो दोनों बातें, एक तो समय भी बच जाएगा, अब ये आपके इसमें जो है ड्यूटी बढ़ जाएंगी। तो मैं लाऊंगा एक वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा मैंने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है। ठीक है, एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि अभी कल और परसों वीडियो नहीं आएगी, अब मंडे में वीडियो आपको आने वाली है। तो उस दिन से फिर हम रेगुलर चलेंगे, और प्रयास ये रहेगा कि 2 वीडियो में लेकर के आऊं, 2 पैरेलल इशू में आपको साथ चलाता हुआ चलूं, ये 2 विषय आपको साथ साथ चलाता हुआ चलूं। जैसे अभी हिस्ट्री चल रहा है मॉडर्न, तो साथ ही साथ में या तो पॉलिटी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, कोई भी एक विषय पैरेलल, या फिर एनवायरमेंट, कोई भी एक विषय साथ साथ लेकर के चलूं। एक इशू यानी कि एक वीडियो सुबह में अपडेट करूं और एक वीडियो शाम में अपडेट करूं। तो ये मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि फिर कोई इसके पैरेलल है, क्योंकि ये कंपैरिजन मैंने इसलिए किया कि यार इस चैनल के पैरेलल कोई और है भी या नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक कमी मैं भी कर रहा हूं, और वो कमी है कि पीडीएफ जो है वो मैं अगर प्रोवाइड करा दूं तो इसके, फिर मैंने लिख के देखा कि भाई इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या इसके लॉसेस हैं। तो फिर मुझे दोनों में देखने के बाद लगा कि नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन जिम्मेवारी बढ़ जाने वाली है आपकी, कि आप पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते, इस पर डिपेंड करेगा। आप इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे कि सर आपने पीडीएफ दी और मैंने उससे नहीं बनाए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कम से कम 1000 लोगों को प्रीलिम्स क्लियर कराना है 2024 में। ये मैं लेकर के चल रहा हूं, और ये आपसे चाहिए कि आप आकर के यहाँ कमेंट करें कि सर अपना हो गया, और होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो क्लिप्स निकाल करके दिखाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ साथ चलें। और ये सब कर क्यों रहा हूं, ये मैं किसी अन्य वीडियो में आपको रिवील करूंगा कि ये सब करने के पीछे मेरा कारण क्या है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि मैं एकदम सब कुछ फ्री करा रहा हूं, और एकदम इसे आप पैरेलल किसी से कंपैरिजन करना, जो टॉपिक में या जो चैप्टर में यहाँ करा दूं, वो चैप्टर या वही टॉपिक आप कहीं से करके फिर दोनों में देख लेना कि कौन ज्यादा बेहतर कंसेप्ट और आपके विजन में क्लियरिटी लेकर के आया है। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये बातें कर ली, और अब आप लिखेंगे जो मैंने आपको लिखाना है, जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आज ये जो पूरा है, जो हमने 2 जो महत्वपूर्ण थे, एक तो राष्ट्रवादी और एक है अपने साम्राज्यवादी इतिहासकार, बाकी जो बचे हुए मार्क्स ने बहुत ज़्यादा जो दलित और पिछड़े और इनके विषय में आप देखेंगे उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है। ठीक है, उन्होंने क्या है, सब उसकी विशेषता जो है वो बहुत कम है, क्योंकि रियलिटी में वो कभी लागू ना तो हो सका है और सक्सेसफुली, है ना। ये प्रयास किया गया था रूस की क्रांति जब हुई थी उस टाइम पे भी, कि क्या लेनिन ये लागू करेंगे, मार्क्स को क्या जिंदा कर पाएंगे। वो जो मार्क्स ने लिखा था किताबों में, एक बात तो झूठी हो गई थी कि क्रांति वहां होगी जहां पर क्या होंगे, ज्यादा लोगों का शोषण होगा। लेकिन औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, शोषण वहां हुआ, लेकिन वहां क्रांति नहीं हुई क्रांति रूस के अंदर, जो कि एक क्या था, जहां शोषण भी नहीं हुआ था। इस तरीका से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्क्स जो है गलत सिद्ध हो गए थे। लेकिन लेनिन के आने के बाद में 1917 में जो क्रांति होती है, उनसे ये लगने लगा कि क्या वास्तव में लेनिन ये स्थापित कर पाएंगे, क्या मार्क्स की जो थ्योरी है उसे। बाद में आप देखेंगे माओ से तुंग जो चाइना के अंदर लीडरशिप आई, उन्होंने भी ये, उनके अंदर जो गृह युद्ध हुआ था माओ से तुंग और सन्यास सेन के बीच में, और उस टाइम पर भी ये लगने लगा था 1949 के अप्रोक्सीमेट कि दोबारा से क्या वास्तव में मार्क्स जीवित हो पाएंगे। लेकिन वो दोनों सक्सेसफुल नहीं रह पाए। चाइना और रसिया, और एक देश और है, क्या नाम है उसका, बोलिए, अमेरिका के साउथ में पड़ता है, फिदेल कास्त्रो उसके प्रमुख थे। उसका नाम मुझे लिख करके बताना कमेंट में, कौन सा देश है। वहां पर इसे लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में सक्सेस नहीं रहा है, साम्यवादी मॉडल। ठीक है, तो ये मैंने बताया है कि चाइना का लोग उदाहरण देंगे कि सर चाइना में है, तो वो आप मेरा जाकर के इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर देख लेना, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी, और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मार्क्स का जो मॉडल है, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मार्क्स का जो मॉडल है जिसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला, ये नया थॉट्स ऑफ, ये नया
स्कूल ऑफ थॉट्स है मार्क्सवादी उपागम। इसका आप देखेंगे हवा हवाई कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें है नहीं, प्रश्न इससे ज़्यादा आएंगे नहीं, जो आएंगे वो मैं लिखा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने एक बेस मुझे बनाना था, तो जहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपको टिकी हुई है वो दो मॉडल जो थे महत्वपूर्ण वो मैंने आपको कराए। पहला है साम्यवादी और दूसरा है राष्ट्रवादी। आप देखेंगे अब हिस्ट्री आगे जो अगर हिस्ट्री चलेगा वो समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये जो बातें हैं आपने ऑलरेडी सीख ली हैं, जो बेस है मैंने आपको तैयार कर दिया है। मार्क्सवादी एक स्वतंत्र उपागम भी है, तो आपको ये हम वहां पे बताएंगे, बहुत छोटा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ट्राइबल्स के विषय में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, आदिवासी मूवमेंट्स के विषय में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। एक ही बात है, हर बात में से कुछ निकाल करके यानी कि आपको हम रोल्स रॉयल्स देंगे, है ना। मैं कौन हूं, मैं एक मार्क्स सपोज करो, मैं कहूंगा कि मैं आपको रोल्स रॉयल्स दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक घोड़ा हॉर्स मेरे पास है, तो मैं ये नहीं कहूंगा अगर मैं मार्क्सवादी हूं कि मैं आपको घोड़ा दूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं ये कहूंगा तो फिर घोड़ा दे देंगे ना, नहीं, हम वो कहेंगे जो हमारे पास है ही नहीं। हम ये कहेंगे कि जो ये अमीर है वो अमीर इसलिए क्योंकि तुम गरीब हो, इसका लॉजिक ही नहीं है, समझ गए आप। तो इसलिए ये विचार जो धारा है ये हवा हवाई ज्यादा है, रियलिटी इसकी कहीं है नहीं। तो इसके ऊपर जो प्रश्न आते भी हैं तो वो हम देख लेंगे, हम साथ जब इसका पूरा मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। मैं तो वैसे दर्शन मैं जब जहाँ पढ़ाऊंगा मैं वहाँ का भी लिंक आपको दूंगा, तो वहाँ से भी आप कर लेंगे। यहाँ होलिस्टिक तैयारी होने वाली है, आप इसका कतई भी चिंता ना करें, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो राष्ट्रवादी और इन दोनों की कंपेरिजन करते हुए हम चल रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इसी के ऊपर आधारित है। और जब हम पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस देखेंगे तो ये आप लिंक कर पाएंगे, फिर जब आप आईआर देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन तब भी आप इसे लिंक कर पाएंगे, बहुत जगह ये लिंक होने वाला है। तो आप यहाँ पे इसे देखें और अब आप लिखना प्रारंभ करेंगे। पहला पॉइंट अब डालेंगे, जहां तक हमने लिखा दिया मैं इसे पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी आप डालो, तो पहला अब यहां से आप डालना प्रारंभ करेंगे, ए डालेंगे आप, वहां तक मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। डालेंगे ए, लिखेंगे इसके सामने धन के, हाँ ये आपने लिख लिया है। भारत में आधुनिक उद्योगों के अल्प विकास के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकार साम्राज्यवादी सरकार की नीतियों को ही दोषी मानते हैं, क्यों मानते हैं वो दोषी, क्योंकि नंबर एक, क्योंकि ए धन के निष्कासन के कारण भारतीयों की निवेश की क्षमता गिरी, समझ गए। धन के निष्कासन के कारण ही भारतीयों के निवेश की क्षमता गिरी, और बैंकिंग संस्थाओं और मैनेजिंग एजेंसियां चूंकि नस्लवादी थीं इसीलिए निवेश कम हुआ। समझ गए आप ये बात, समझ गए ये बात। हाँ, क्योंकि अगर आपने पीछे देख रहे हैं जो मेरी बात सारी ध्यान से सुनिए तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नए हैं तो शुरू से शुरू करना है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इस यूनिट के पहले लेक्चर से आप देखें। अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई लेक्चर देख रहे हो तो पहले से देखना, क्योंकि फिर समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि मेरी पहली यूनिट जो है वो बेस है, वो नींव है, समझ गए ना। घर बनाते तो नींव होती है ना, हाँ वो नींव है। अगर पहली यूनिट नहीं करी और आपने सीधा आप जंप करके 6 यूनिट पर, तो समझ आने की कोई गारंटी मेरी नहीं है। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। लिखेंगे बी पॉइंट, इसका लिखेंगे बी पॉइंट, टेक्नोलॉजी के विकास पर निवेश, टेक्नोलॉजी के विकास पर निवेश के बराबर न के बराबर हुआ। टेक्नोलॉजी पर जो निवेश है वो भी क्या हुआ, न के बराबर हुआ, नगण्य हुआ। और हाँ निवेश न के बराबर, और न ही सब्सिडी मिली। और सब्सिडी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जापान और यूएसए में ये प्रावधान थे कि वहां सब्सिडी दी इन्होंने, लेकिन भारत के अंदर ये नहीं किया। भारत के अंदर इन्होंने क्या नहीं किया, सब्सिडी नहीं दी। आगे देखेंगे सी पॉइंट लिखेंगे, सरकार ने आधारिक संरचना, यानी जैसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने इंफ्रा के तहत या आधारिक संरचना के तहत भी रेल पटरियां भारतीय उद्योग के अनुसार नहीं बनाई। रेल पटरियां, जो रेल की पटरी बिछी थी वो भी भारतीय उद्योगों के अनुसार नहीं बनाई। और भारत के नौ परिवहन के विकास को अवरुद्ध किया। और ये क्यों किया आप समझते होंगे, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो लैंड के द्वारा तो आए नहीं थे, आपको मैंने बताया है। क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरीका से जो कुस्तुतुनिया है, कुस्तुतुनिया जो है वो किस तरीका से जीत लिया था उस्मान ने। और उस्मान ने उसे जीतने के बाद में इनका तुर्क से, यानी कि तुर्क का था वो, तुर्क से इनका जो आना जाना है वो बंद कर दिया। वो लिंक आप देखेंगे, क्योंकि मैं लगा दूंगा चलो बराबर में, तो वो आप देख रहे होंगे। अगर आपने मैप देखा हुआ है
तो अगर इंडिया आना है तो किस तरीका से आपको तुर्की के जो कैनाल है वहां से आपको पास करना पड़ेगा और वहां पास करके आप आएंगे। ये पहले आते थे, लेकिन बाद में जब जो कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम बोलते हैं वो गिर जाता है, जिसे रोम साम्राज्य बोलते हैं, रोम साम्राज्य के विनाश के बाद में ये आना वहां से क्या हो गए, बंद हो गए। इन्होंने, इनकी मजबूरी हो गई 1453 शायद 1453 में ये उस्मान उसको जीत लेता है और इनका रास्ता अवरुद्ध कर देता है। तो अब यूरोप वासियों की मजबूरी हो गई कि वो किस तरीका से समुद्री मार्ग खोजें, और क्योंकि इनकी जो शुरू में जो व्यापार का जो लोग बोलते हैं कि व्यापार करने आए थे, नहीं, ये अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्हीं के ही लोग थे और उन्होंने ही, ये राष्ट्रवादी ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ही इनको प्रोत्साहन दिया कि किस प्रकार से हमें अपनी कॉलोनी बनानी है, एक कंपनी के रूप में जाना है, उनके जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना है और उसके बाद में वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उनको आपस में लड़ाना है और लड़ाने के बाद में जब वो खत्म हो जाए तो अपना राज्य स्थापित करना है। ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं बड़ा मुझे अफसोस भी होता है कि लोग कहते हैं कि कंपनी, भाई कंपनी नहीं थी, वो पूरी एक सरकार थी, उसके पीछे पूरे यूरोप की एक, खासकर हम ब्रिटेन की बात करें तो उसकी पूरी मंशा थी, पूरी पॉलिटिक्स उसके पीछे थी। ये आप कह ही नहीं सकते, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जो है साम्राज्यवादी जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं है, आपको थोड़ा बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीका से कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, समझ गए ना। जब तक उसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो, उनके देश का पूरा सपोर्ट उनके साथ था, पूरी एक व्यवस्था उनके साथ थी। तो जो ये रेल, जो ये विकास हो रहा था कि मैं इसे नेक्स्ट अभी पढ़ाऊंगा, जब मैं पहली यूनिट इसका ही आगे शुरू करने वाला हूं, भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार से होता है, और जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो जो यूरोप जो वहाँ पर जो रोम साम्राज्य है उसका विघटन होता है, और किस तरीका से फिर वहाँ पर जो तुर्क थे, जो मैंने अभी आपको बताया, उस्मान जो है उसने किस तरीका से अपने राज्य की, साम्राज्य की स्थापना करता है और वो फिर वहाँ से इनका आना जाना बंद कर देता है। ठीक है, इसी कारण आप देखते हैं कि जो इन्वेडर्स जो आए थे वो तो लैंड के मार्ग से ही आए थे, लेकिन ये जो अंग्रेज यूरोपवासी आए थे, चाहे वो कोई भी रहे, पुर्तगाली रहे हों, चाहे ये चाहे ब्रिटिश वासी रहे हों या फ्रेंच रहे हों, वो सारे के सारे किधर से आए हैं, वो आए हैं जल मार्ग से। तो इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि आपका जो विकास है वो ये जो नौवहन परिवहन जो आपका विकसित हो, क्योंकि अगर ये विकसित होता है तो आप भी उनके समक्ष लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, और वो ऐसा चाहते नहीं है, समझ गए। तो नौ परिवहन के विकास को भी इन्होंने अवरुद्ध किया, इसका कारण मैंने आपको भी बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डी पॉइंट है इसका, ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया, लिखेंगे बी भी लिख लिया, सी भी लिख लिया, और अब डी पॉइंट लिखेंगे। डी पॉइंट लिखेंगे, सरकार ने भारतीयों के, लिखेंगे सरकार ने भारतीयों के लेबर कोस्ट को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री एक्ट बनाया था। फैक्ट्री एक्ट ये लेकर के आए थे ताकि भारतीयों की जो लेबर कोस्ट है उसे बढ़ा दें। ठीक है, हाँ लिखेंगे, किंतु सबसे बड़ा फैक्टर था, किंतु ई पॉइंट लिख लेंगे इसका, ई पॉइंट लिखेंगे इसमें, क्यों, किंतु सबसे बड़ा फैक्टर था सरकार का फ्री ट्रेड पॉलिसी के नाम पर, फ्री ट्रेड पॉलिसी के नाम पर आयात कर को नगण्य कर देना। अब मैं ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपका इंपोर्ट ड्यूटी वो खत्म कर देंगे, और ये भेदभावकारी थी इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम तो कुछ यहाँ से कर ही नहीं रहे ना एक्सपोर्ट, हम तो एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे, उधर से आ रहा है और उस पर पूरी तरीका से क्या कर दिया उन्होंने, टैक्स लगाया नहीं। वो टैक्स कहाँ लगाएंगे, क्योंकि सरकार चलाने के लिए तो पैसे चाहिए, और ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार इन्हें पैसे भेजेगी, नहीं, उसके तो ये क्या थे, चटोरे बटूरे उन्हीं के थे ये सब। तो वो तो क्या है, उन्हें तो बल्कि क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसा लगाया कर किस पे, एग्रीकल्चर पे, समझ गए आप। तो एग्रीकल्चर वाला आपको रिफॉर्म समझ में आ गए होंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे और क्यों ये कर बढ़ाए जा रहे थे, क्यों फेमाइन्स आए थे, वो कनेक्ट करना आप, क्योंकि कर उन्हें उगाना है किससे, एग्रीकल्चर से, और सपोर्ट किसको देना है आपको, फैक्ट्री को, जो वहां से सामान आ रहा है उसे यहाँ पे खपाना है, मंदे सामान में बेचना है, यानी कि पहले कम उसे सस्ता बेचना है, और जब यहाँ की मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाए तब फिर उसे अपने मूल्य पर बेच देना है। और ये आज भी आप देख रहे होंगे, मैं आपको ये पढ़ाने भी वाला हूं और मैं आपको भी बता देता हूं, आप देख रहे होंगे मोंसेंटो जैसी बहुत सारी कंपनी, में एक का नाम लिया है, लेकिन ऐसी हजार नहीं लाखों कंपनी भारत के अंदर है जो खाद बनाती हैं, जो बीज बनाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वो कि ये हाइब्रिड बीज है। हाइब्रिड बीज जो होंगे वो क्या करेंगे, एक बार तो वो ज्यादा पैदावार देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पर जो उनका बीज है उससे आप दूसरा पेड़ उगा नहीं सकते, और उगाएंगे भी तो उससे इतना फ्रूटफुल ना आप हो नहीं सकते जितना कह रहे हैं कि भाई एक बीघे में आपका जो नॉर्मल बीज है उससे 1.5 गुना ज्यादा फसल दे रहा है,
समझ गए? हाँ, अगर वो एक बार तो दे दिया, लेकिन अगली बार क्या है, धीरे धीरे जो नस्ल है ना, जो ये नस्ल जो है गेहूं की, ये खत्म हो जाएगी। और जब ये सब खत्म, बीज खत्म हो जाएगा, और किसान इन मॉन्सेंटो जैसी कंपनी जो है इन पर निर्भर हो जाएगा, तब ये क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। और ये वही तरीका है जो साम्राज्यवादी है। ये कोई हमें पीछे भी आपको बताया है कि अब साम्राज्यवाद एक अलग तरीका से है। अब सॉफ्ट पावर के रूप में साम्राज्यवाद है। फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सब क्या है, ये साम्राज्यवादी ताकत है। समझ गए ना? आप ये मत सोचना कि ये सब फ्री मिल रहा है, ये कब पेड हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलने वाला। पहले आपको निर्भर तो करें, टाइम लगा रहे हैं भाई, टाइम लगेगा। एक दिन में अंग्रेज स्थापित नहीं हुए थे, उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियों ने इसका इंतजार किया था। अभी तो गूगल, फेसबुक का भी एक पीढ़ी भी नहीं गया। तो अभी आप जहां हैं, आप उसे वहां से सोचना शुरू करना कि क्या वास्तव में क्या ये नव उपनिवेशवाद है, क्या ये नव उपनिवेशवाद है, क्या ये नव उपनिवेशवाद है, और है तो इसे किस तरीका से काउंटर करना है, उसके लिए क्या तैयार है सरकार? क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं आप आने वाले समय में देखेंगे, यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न देखेंगे। क्या ये नव उपनिवेशवाद का ही एक स्वरूप है जो आज की सोशल मीडिया या जिस तरीका से आप देख रहे हैं, क्या वास्तव में वेस्ट के भी वो आदत छूटी नहीं है? और नहीं छूटी तो क्या हमारी सरकारें इसके लिए तैयार हैं? और तैयार हैं तो किस तरीका से तैयार हैं? उनके लिए आपको तैयार रहना है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठा रही है, कौन कौन से कानून लेकर के आई है। मैंने बता दिया, आंसर लिखना है तथ्यात्मक और तार्किक रूप से सही होना चाहिए। आप सही हैं। अगर आप काउंटर आइडिया देते हैं लेकिन विभेदकारी है, पक्षकारी है, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसी में, क्योंकि जब वो ट्रेड पॉलिसी लेकर के आए थे, फ्री ट्रेड पॉलिसी लेकर के आए थे, तो उन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया है कि उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उनको शून्य कर दिया था और वो टैक्स लगा दिया था एग्रीकल्चर पर। और इस तरीका से उन्होंने यहाँ के एग्रीकल्चर को तो किया ही क्या, साथ ही साथ में जो शिल्प उद्योग है वो कैसे कर दिया, क्योंकि फिनिश्ड गुड आ रहे हैं और उनसे सस्ते माल पर बिक रहे हैं, तो लोग क्या है, सस्ता खरीद लेंगे ना। आज भी तो यही चल रहा है ना कि अगर आप भारत के अंदर मोबाइल बनाएंगे तो देश प्रेम से कितने लोग खरीद लेंगे। वहीं उसी क्वालिटी का माल आप देखेंगे, अगर ये कोई मोबाइल है और ये मोबाइल के फीचर्स लगभग सेम है, इतना ही 8 GB रैम है, ठीक है, इतना GB रोम है, ये सब कुछ आप देखेंगे, इतना इंच का स्क्रीन है, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ये है, ये सब। और एक ये है चाइना, ठीक है, चाइना का है ये, और ये है इंडिया का एक मोबाइल, सेम फीचर है। लेकिन चाइना के पास में, क्योंकि हर देश के पास में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो वो प्रोड्यूस करता है। अब जैसे इसके पास में सस्ती लेबर है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम अलग टाइप का है, तो वो बंधुआ मजदूरी भी करा सकते हैं। समझ गए? अगर सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति उनके 100 युआन या 10 युआन पर कार्य करेगा तो कर लेगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर सकते। पहला फैक्टर, भारत में लोकतंत्र है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, तो यहां पर ये नहीं चल सकता। लेकिन कहने वाले लोग कुछ चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो गलत है सब। ठीक है, भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और चाइना में आपको यहां पर एक मिल गया कि आप क्या कर सकते हैं, जो सस्ती लेबर है, लेकिन भारत में ये एक डिसएडवांटेज है। फिर आपने एक सुना होगा कि आप जानते होंगे कि कुछ क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो है चाइना के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि चिप बनाने के लिए हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके पास में इंफ्रा इस तरीका से डेवलप हो। तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो क्या है कि चाइना के पास में 2-3 बातों में क्या है, एक एडवांटेज है, और भारत के पास में वो एडवांटेज नहीं है। जैसा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में बता चुका हूं कि भारत के पास में ये एडवांटेज क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्राइमरी सेक्टर से सीधे ही टर्सरी सेक्टर में जंप लगा गए हैं, और ये जंप जो है हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको उसने क्या कर दिया है, तबाह कर दिया। जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाकर के वो यूनिट पूरी देखे, ताकि ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपस में इंटीग्रेटेड हैं ये सारे। ठीक है, तो यहां पर चाइना के पास में सस्ती लेबर भी हो गया, चाइना के पास में कुछ मटेरियल्स भी हो गए। ठीक है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, जुबान पे है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो ये, और दूसरी क्या है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का भी एक अलग तरीका होता है। जैसा कि आपको पता है कम्युनिस्ट सरकार है, भारत में डेमोक्रेसी है। तो ये सारी बातें देख करके आप देखते हैं कि ये मोबाइल बनाने में भारत को अगर 10,000 लगते हैं, 10,000 लगते हैं, तो चाइना इससे कम कर सकता है, 8,000 कर सकता है या 6,000 कर सकता है। ठीक है, इंडियन रुपीस में हम देखते हैं तो ये जो अंतर है, अगर मार्केट में ये दोनों मोबाइल आएंगे तो आप मुझे बताइए कौन ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा इसमें से? चाइना हो जाएगा। और हमारे पास में डिसएडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया है, भारत के अंदर
प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक देश दूसरे की होड़ नहीं कर सकता। और जो लोग कहते हैं कि देखो चाइना तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, लेकिन चाइना कहाँ पहुंच गया, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया और भारत तो अभी 5 ट्रिलियन होने के लिए भी जूझ रहा है। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जब हम किसी का कंपैरिजन करें तो सिर्फ एकांगी रूप से ना करें, बल्कि उसका सारे पॉलिटिकल, सामाजिक और उसका जो मतलब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सारे ही हम देखें, अगर सामाजिक रूप से भी देखें तो ये सारी बातें हमें देख करके ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं आए दिन, क्योंकि कोई साम्राज्य, अगर कोई कम्युनिस्ट है तो वो इस तरीका से लिखेगा, समझ गए आप, वो इस तरीका से लिखेगा कि चाइना तो तोप है और हम तो तमंचा है, भारत तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये आइडियोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। आप उसे नोट्स बनाते हैं, अरे ये क्या, नहीं, इतना तो समझो ना कि काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लाना पड़ेगा उसके लिए। आपने लिख तो लिया, ठीक है, उसने कह दिया, अच्छी बात है, कह देना चाहिए, भारत है, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ये जो इसका काउंटर आर्गुमेंट, अगर आपने वही लिख दिया और काउंटर आर्गुमेंट नहीं लिखा तो नंबर कट सकते हैं, अगर वो भी कोई कम्युनिस्ट नहीं हुआ तो। समझ गए आप। तो मैं आपको ये बताया कि किस तरीका से आप ये जो बोला जाता है, इसके बावजूद भी लिखेंगे यहां से, यहां तक कि इसके बावजूद भी जब कुछ भारतीय उत्पाद 1920 के दशक में अपना माल इंग्लैंड में निर्यात करने लगे, 1920 के दशक में जब कुछ उत्पादक अपना माल इंग्लैंड के अंदर निर्यात करने लगे, तब वहां की सरकार ने पाउंड की तुलना में रुपये के मूल्य को बढ़ाकर हमारे निर्यात को हतोत्साहित किया। अब आप समझ गए इस बात को, ये पॉइंट आप समझ गए। 1920 में हमारे कुछ ऐसे उत्पादक थे, प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने माल उत्पाद किया, उसके बावजूद भी माल उत्पाद किया, इतना कुछ होने के बाद भी, और उन्होंने उसे इंग्लैंड में क्या किया, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट तो हो गया, इतना विभेदकारी है, फिर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, अपने जो पौंड है उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया, और जो रुपया है उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, जिससे भारत का जो माल है उसको कॉम्पिटिटिव ना छोड़ा जाए। समझ गए आप। अब जो सस्ता होगा वही लेगा, जो सस्ता होगा वही लेगा ना। तो बस यही कारण है कि भारत का जो माल है वो जो यूरोप के बाजारों में भी नहीं बिका। और ये विभेदकारी नीति नहीं तो क्या है, ये ऐसा बोलते हैं कौन, ऐसा कौन बोलते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो ये बातें आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे जी। हाँ, एक प्रश्न आप लिखेंगे, पहले हम आगे तो देखेंगे। आप एक प्रश्न लिखें, पहले एक प्रश्न आप लिखेंगे, और प्रश्न है कि जो नया भारत है, यानी कि आधुनिक भारत जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, प्रश्न लिखेंगे, मॉडर्न इंडिया के निर्माण में पश्चिम की भूमिका का निर्धारण करो। पश्चिम की भूमिका का निर्धारण करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये वो प्रश्न है, इसे देखते ही अगर यूपीएससी ने दिया है तो बहुत सारे गोलू तो इसे क्या करेंगे, लिखने लग जाएंगे कि भाई उन्होंने रेल बनाया, ये बनाया। लेकिन वास्तव में इसका आंसर होना क्या चाहिए वो मैं आपको यहां बताऊंगा। बैलेंस आंसर होना चाहिए। जितनी हवाबाजी वो करते हैं उतना नहीं है। ये है ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज। क्योंकि अगर कोई साम्राज्यवादी ताकत है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया है वो इतना पावरफुल हो जाए कि उन्हीं को कल उखाड़ फेंके। समझ रहे ना आप। अगर किसी ने कहा है कि साम्राज्यवाद का विनाश उसकी ही टूंडी में होता है, टूंडी जानते हैं ना आप, उन साम्राज्यवाद का जो विनाश है उसकी टूंडी में छिपा होता है। अगर वो शोषण करेगा तो भी उसे नष्ट होना पड़ेगा, अगर वो उसका प्रोत्साहित करेगा तो भी नष्ट होना पड़ेगा, तो उसको नष्ट होना तय है। समझ गए आप। तो ये आप प्रश्न आप देखेंगे, और मैं यहां से अभी कुछ लिखा रहा हूं आपको, जो मैं सारा आपको लिखाऊंगा, जो भी मैंने अभी अब तक आपको लिखाया है। जो प्रश्न मैंने आपको शुरू में दिया था, याद आ गया आपको, लिखने के लिए मैंने एक प्रश्न आपको दिया था। क्या था वो प्रश्न, बोलिए। वो प्रश्न था, भारत को लेकर अंग्रेजों की दृष्टि न पूर्णतः आधुनिकीकरण की थी न पश्चिमीकरण की, वस्तुतः उनकी नीतियां साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टिप्पणी कीजिए या विश्लेषण कीजिए। चलो विश्लेषण कीजिए, ऐसा करें। ये प्रश्न का अभी जो जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में यहां तक जो मैंने कराया है, ये प्रश्न क्या अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप, बताइए मुझे। ये प्रश्न आप इस कंटेंट से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब तो खैर अद्भुत लोग हैं, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ाते हैं और दे देते हैं एक प्रश्न कि आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। भाई अद्भुत है, मतलब
अनबिलीवेबल, बहुत अद्भुत है लोग यहाँ के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है आप इसे लिखेंगे और लिख करके टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, लिख करके आप इस पर पोस्ट करेंगे। इस प्रश्न को मैं देखूंगा कि कितने बच्चे लिख पा रहे हैं, अच्छा लिखे हैं खराब लिखे हैं उसका कोई नहीं है, कंटेंट आपके पास है। लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी 2 प्रश्न पीछे भी करा चुका हूं, तो उनको आप देखते हुए आप करें। बाकी मैं बहुत सारे प्रश्न और कराऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा ये वाला जो पूरा यूनिट, तो मैं कुछ सारे प्रश्न कराऊंगा, उनकी फॉर्मेटिंग भी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ, मैं वहीं पर आंसर कराऊंगा। उसका लिंक आने वाले समय में आपको मिल जाएगा जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से कुछ कुछ फॉर्मेटिंग, 2-4 प्रश्न की फॉर्मेटिंग कराऊंगा। 100% आए हुए प्रश्न प्लस टॉपर्स के कॉपी से जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, आपको उनसे क्या लर्न करना चाहिए, और प्लस जो मेरे अपने इनपुट्स हैं वो मैं आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पर देने वाला हूं, हम वहां पर करेंगे। यहाँ पर एक सीमा है, ठीक है, एक चैनल पर बहुत ज़्यादा कोकोफैनी जो बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब मैं इस चैनल पर मैं ज़्यादा, एक चैनल पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर के मैं एक सिंपल रखना चाहता हूं कि ये जो चैनल है ये जीएस के लिए है बस, ये नहीं कि यहीं ऐसे पढ़ा रहे हैं, यहीं ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, यहीं करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, नहीं, कतई नहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीएस का प्रीलिम्स और मेंस, ये हमेशा यही रहना है इस चैनल पर। यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का आपको जीएस ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए। 100% मिलेगा, इससे बाहर नहीं तो आया है, नहीं आएगा, ये हम आपको अश्योर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने आपको बोला, और जो भी मैंने आपको प्रश्न बोला है वो प्रश्न अब मैं आपको उसकी फॉर्मेटिंग कराता, मतलब उसका एक मैटर आपको लिखाता हूं। और प्रश्न मैंने आपको बताया कि जो आधुनिक भारत के निर्माण में पश्चिम की भूमिका का निर्धारण आप करें, तो एक जो मैं आपको एक थ्योरी लिखाऊंगा यहाँ पे, तो इसके साथ में आप इस तरह के जो टिपिकल प्रश्न हैं उनके जवाब आप देने पाने में सक्षम होंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के इस यूनिट को खत्म होने पर मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे, क्या मैं कहता हूं, 100 प्रश्न में से हर प्रश्न का 50% आंसर आप कर सकते हैं अगर आपने मेरी बातों को, इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से सुना है तो। क्योंकि एक लेक्चर से या एक यूनिट से पूरे प्रश्न हल नहीं होने वाले, पूरा यूनिट जो हो जाएंगे। मैंने आपको बताया किसी यूनिट से 20% आएगा, किसी से 30% आएगा, किसी से 10%, किसी से 5%, इस तरीका से पेपर आने वाला है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे। और ये जो प्रश्न मैं आपको लिखाया है, अब आप इसका आंसर नहीं लिखा रहा हूं, बल्कि अब आप कंटेंट लिखना शुरू करें कि ये आंसर आप लिख कैसे सकते हैं, कहां से लिखें। लिखें, आप लिखेंगे और लिखेंगे विशेषताएं, आप टॉपिक डाल लेंगे यहां पे इस तरीके से करके, विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं देखना, हमने क्या क्या इनकी विशेषता रही, कहां कहां से इनसे कुछ सीखा है, वो मैं आपको, और इसी तरीके से आगे लिखाता हुआ चलूंगा। लिखेंगे स्वतंत्रता, लिखेंगे स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जिसे हम बोलते हैं, कानून का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, आधुनिक उद्योग। ये आप लिखते चले जाएंगे, एक या तो ऐसा लिख लें, आप ऐसा लिखें, यहाँ पे वन करके लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखें आधुनिक उद्योग। ये जैसा आप लिखें स्वतंत्रता, लिखेंगे ऐसी स्वतंत्रता, ठीक है। कानून का शासन, रूल ऑफ, हाँ हो गया, आधुनिक उद्योग, यातायात के आधुनिक साधन, आधुनिक साधन, यातायात के आधुनिक साधन, जैसी कई विशेषताएं, जैसी कई विशेषताएं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आपने नहीं लिखा तो आप लिखेंगे स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, विधि का शासन, आधुनिक उद्योग, यातायात के आधुनिक साधन, जैसी कई विशेषताएं, जैसी कई विशेषताएं, पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी विचारधारा क्रांतियों और संविधानों से प्रभावित है, क्रांतियों और संविधानों से प्रभावित है। और जब मैं यहां समानता, स्वतंत्रता ये भी मैं लिखा रहा हूं, तो आप इसे एब्सोल्यूट टर्म में नहीं लेंगे, समझ गए आप, इसे आप एब्सोल्यूट टर्म में नहीं लेंगे। कारण है, क्योंकि इसका काउंटर ये है, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में वीमेंस को जो राइट है, वोट डालने का राइट भारत से भी बाद में मिला है,
ठीक है, तो इसलिए आप ये उसी तरीका से नहीं लेंगे, एब्सोल्यूट टर्म में ऐसे आप नहीं देखेंगे। स्वतंत्रता का मतलब है आप कंपैरिजन में देखेंगे, सापेक्षता में देखेंगे कि स्वतंत्रता कितनी, किसके सापेक्ष, भारत के सापेक्ष या अन्य राष्ट्र के सापेक्ष। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे पश्चिमी विचारधारा क्रांतियों और संविधानों से प्रभावित है। लिखेंगे पश्चिम का प्रभाव सरकार की विधियों, पश्चिम का प्रभाव सरकार की विधियों और संस्थाओं के साथ कई और माध्यमों से आया। पश्चिम का प्रभाव सरकार की विधियों, इनकी जो सरकार विधि बना रही थी, विधियों और संस्थाओं के साथ और कई माध्यमों से आया, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा। और पश्चिमी शिक्षा का मतलब है कि एक तो वो शिक्षा जो वो यहाँ इंडिया में करने का प्रयास कर रहे थे, समझ गए, हाँ, और एक वो शिक्षा जो भारत के लोग जाकर के बाहर उन्हीं के देशों में प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, हाँ, पश्चिमी शिक्षा, प्रेस और ईसाई मिशनरी आदि। ईसाई मिशनरी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो लोग जो ब्रिटेन के सरकार के माध्यम से यहाँ भेजे गए ताकि कन्वर्जन किया जा सके। जो कन्वर्जन आज भी हो रहा है, आपको पता है, इससे आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आए दिन आप पढ़ते भी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चुल है अलग टाइप की, इंटेलेक्चुअल होने की चुल। और ये चुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी सच्चाई नहीं कहना चाहता, वो जो सच्चाई है ना उसे छुपा के रखना चाहता है। अगर वो उसे बाहर करेगा तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, फिर समझ लेना आप इस बात को। एक अलग तरीका का हमने एक ऑरा क्रिएट कर लिया है, एक समाज के अंदर इस तरीका की भावना क्रिएट कर ली है कि अगर आप सच्चाई कहेंगे तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, समझ गए, हाँ, फिर आप क्या नहीं है, लिबरल नहीं है। लिबरल का भाई वास्तव में अगर लिबरल का सही से किसी ने दुष्कर्म किया है, मैं दुष्कर्म वर्ड का यूज करूंगा, तो वो इंडिया में किया गया है। भाई इंडिया एक अद्भुत देश है, मैं इसके विषय में आपको अलग प्लेटफॉर्म्स में बताऊंगा कि एक अद्भुत देश क्यों है। ये जैसा देश है, ऐसा देश है ही नहीं कहीं और, किसी भी मायने में ऐसा देश नहीं है। ठीक है, तो वो हम अलग देखेंगे। तो जो लिबरल वैल्यूज हैं, वो लिबरल का जो सबसे ज्यादा दुष्कर्म किया है वो भारत ने ही किया है, भारत के लोगों ने किया है। इस शब्द का सबसे ज्यादा विनाश किसी ने किया है तो वो इस देश के लोगों ने किया है, समझ गए। इतना तो किसी ने भी नहीं किया। इन्हें एक अलग चुल है, और चुल क्या है कि अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको बता दूं मैं कि इसी देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो झूठ परोस रहे हैं, लगातार झूठ चल रहा है। अब वो राइट विंग के हों, लेफ्ट विंग के हों, वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन झूठ है, किसी भी साइड का हो, समझ गए, हाँ। तो उन्हें अपने आप को लिबरल दिखाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो जो सत्य है वो हार्ड है। सत्य क्या है? हार्ड है, बहुत हार्ड है। एक मूवी का डायलॉग है ना, वो बहुत हार्ड है, हाँ, बहुत हार्ड है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल आपको दिखना है तो फिर यही मिशनरी जो है उनका आपको क्या नहीं करना, काउंटर नहीं करना है, कन्वर्जन का काउंटर नहीं करना है। ठीक है, सच्चाई कहनी ही नहीं है आपको। अगर आप ये कहेंगे, अब वो इस देश के जो कम्युनिस्ट है उन्हें बड़ी चुल है इस बात की, ठीक है तो बहुत सारे हिंदू को भी है ऐसी, लेकिन जो ये कम्युनिस्ट है इस देश के, उनको बहुत ज्यादा चुल है ये सब। ठीक है, आप आगे लिखेंगे आप ईसाई मिशनरी, मैंने आपको बता दिया ईसाई मिशनरी कौन है, जो पैसा लेकर के, ठीक है, किसी देश की सरकार से, मैं सही बता रहा हूँ, ये कहने को तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ अपने जो धर्म का प्रचार और प्रसार, और ये आर्टिकल 30 जो है ना, आर्टिकल 25, 24, 26, 29, 30, ठीक है, इनका जितना भी इस्तेमाल बेकार तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के ये जो धारा है, संविधान के अनुच्छेद है, इनका बहुत गलत तरीका से इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी हम देखेंगे, पॉलिटी में हम सब देखने वाले हैं, क्योंकि एक जागरूक इंसान होना जरूरी है। ठीक है, हाँ, पढ़ा लिखा नहीं, जागरूक। लिखेंगे किंतु न्यू इंडिया शब्द लिखेंगे, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना प्रारंभ करेंगे। किंतु अभी मैंने आपको ऊपर लिखा दिया ये सारा, अब लिखेंगे इसको काउंटर करने के लिए। किंतु न्यू इंडिया शब्द का उपयोग इस भाव से नहीं किया जाना चाहिए, या इस भाव से नहीं किया जा सकता, इस भाव से नहीं किया जा सकता कि इसने भारत को पूर्णतः बदल दिया। समझ गए, मैंने अभी जो आपको बताया था, जो हमने क्या करना है, वर्ड आई व्यू से नहीं पढ़ना है, इसे सरसरी नजर से नहीं, हमको बिटवीन द लाइन पढ़ना है, बिटवीन द लाइन पढ़ना है। और बिटवीन द लाइन पढ़ना तो हमें शब्द का भी मर्यादा देखना पड़ेगा कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो किस तरीका के हैं, समझ गए। तो मैंने जो आपको बताया कि निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है, तो इसने कहा है कि इसी तरीका से इसे आप जो है क्या नहीं देख सकते,
इसे क्या नहीं देख सकते आप, इसे पूर्णतः ऐसा नहीं कह सकते कि भारत को बदल के रख दिया। अब लिखेंगे पूर्णविराम यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे, लिखेंगे यह विश्व में जो भी बेहतर विकसित हुआ, यह विश्व में या विश्व में जो भी बेहतर विकसित हुआ उससे लाभ उठाते हुए अपने को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया का प्रमाण है। हाँ, प्रक्रिया का प्रमाण है। इस क्रम में अपने अतीत के साथ वर्तमान के संयोग का मार्ग अपनाया गया। समझ गए? ये बोले कि देखो भारत के जो लोग थे, मैं आगे बताऊंगा आपको, जो भारत के इंटेलेक्चुअल्स थे, जो भारत के राष्ट्रवादी थे, जो भारत के प्रेमी थे, उन्होंने जो भी विश्व में अच्छा घटित हो रहा था उस अच्छे को लेकर के अपने यहाँ लागू किया। इसमें अंग्रेजों का ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ इसको सब बदल के रख दिए, नहीं, हमने अपने जरूरत के हिसाब से उसे किया। और मैं आप इसे आगे लिखाऊंगा, देखना है, लिखना इसे प्रमाण है। इस क्रम में अपने अतीत के समय लिखना, इस क्रम में अपने अतीत के साथ वर्तमान के संयोग का मार्ग अपनाया गया। फुल स्टॉप। 19वीं सदी के सुधारकों में तीन तरह के लोग थे। पहले कौन थे? लिखना, पहले वाले नाम के साथ ही लिखाई देता हूं मैं। हेनरी विवियन, आपने लिखा होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये पश्चिम के अनुकरण और पूर्व की त्याग मतलब है पूर्व की संस्कृति, पूर्व की शिक्षा, पूर्व की जो कल्चर, ये सब त्यागने की बात करते थे और कहते थे कि नहीं, जो पश्चिम की विचारधारा है वो बेहतर है। समझ गए? और वो बेहतर कैसी, मैं आपको देखो परत बाई परत मैं दिखाऊंगा कि इंग्लैंड के अंदर वास्तव में हो क्या रहा था, महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, गरीबों के साथ क्या हो रहा था, और ये जो चर्च थे, है ना, ये क्या कर रहे थे लोगों के साथ में, और कौन सी शिक्षा को अपनाने की यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है? हाँ, लिखेंगे पूर्ण त्याग की बात करते थे, यानी कि पश्चिम के पूर्ण त्याग की बात करते थे, लेकिन इनका मार्ग कभी लोकप्रिय नहीं हुआ। और इस तरीका के जो एजेंडावादी होते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, इनको भी बहुत ज़्यादा हाइपर किया गया है हमारे इतिहास की किताब में। हेनरी विवियन डेरोजियो को याद रखना इस बात को, क्योंकि तभी आप असलियत में इतिहास तभी समझ पाएंगे। इतिहास को समझना है तो आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, अपने अंदर लॉजिक पैदा करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। लिखेंगे बी। दूसरे कौन थे? लिखेंगे इसमें थे राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय। ये क्या थे? ये ईस्ट और वेस्ट के बीच का मार्ग निकालने का प्रयास करते थे, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें ईस्ट की हैं वो ले लीजिए और जो अच्छी अच्छी बातें वेस्ट की हैं वो दोनों ले लीजिए और इसके बीच का मार्ग निकाल दीजिए। इसीलिए इन्हें कहते हैं कि ये कहीं के नहीं रहे, ये कहीं के नहीं रहे, ना तो ये अपनों के रहे ना ये अंग्रेजों के रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जब ये अंग्रेजों के पास बैठते थे तो अंग्रेजों को लगता था कि ये भारतीय है, पक्का भारतीय है, ये पक्का मतलब है हाँ एकदम हार्ड वाला। और जब ये भारतीयों के साथ बैठते थे तो ये ऐसा बात करते थे कि जो भारतीय हैं उन्हें लगता था नहीं भाई ये तो पक्का अंग्रेज है, ये पक्का अंग्रेज है, ये तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और अंग्रेजी कल्चर को हम पर थोपना चाह रहा है। तो इसका मैं सॉरी तो इनका मैं लिखाऊंगा, इसके कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं इनसे भी, लेकिन अभी आप लिखेंगे कि ये कहीं के नहीं रहे। लिखना एक बार इसमें, ये ईस्ट और वेस्ट के सृजनात्मक संयोग से आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। वेस्ट से ये नेशनलिज्म, वेस्ट से क्या लेना चाहते थे? वेस्ट से ये नेशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिविल लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी आदि चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने प्रबोधन और फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को अपनाने योग्य बताया। समझ गए आप? प्रबोधन यानी कि इसे बोलते हैं पुनर्जागरण जी। प्रबोधन का जो मार्ग है, यानी कि जो प्रबोधन से निकले हुए तत्व हैं और जो फ्रांस की क्रांति से निकले हुए जो विचार हैं उनको अपनाने की बात कही इन्होंने।
ठीक है, लिखेंगे आगे। योग बताया। इस आदर्श के प्रसार के लिए राजा राममोहन राय भारत में पश्चिमी शिक्षा को बेहतर मानते थे, पश्चिमी शिक्षा को बेहतर मानते थे, ठीक है, बेहतर मानते थे, लिखना है। इसके समानांतर उन्होंने, इसके समानांतर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसके समानांतर उन्होंने यह भी कहा कि भारतीयों को पश्चिम का अनुकरण नहीं करना चाहिए, पश्चिम का अनुकरण नहीं करना, पूरा कॉपी नहीं करना चाहिए, और नस्ल भेद, साम्राज्यवाद, नस्ल भेद, व्हाइट एंड ब्लैक वाला, साम्राज्यवाद, धन की लोलुपता, है ना, हाँ यही तो है कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, यही तो साम्राज्यवाद है। धन की लोलुपता जो है उन्हें बहुत ज्यादा है, दूसरे को डोमिनेट करना, ये विचारधारा। इन्होंने इसका कहा कि नहीं, ये मत लेना, पूरी तरीका से अनुकरण मत कर लेना, जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो ले लेना है आपको, ठीक है। हाँ, धन की लोलुपता, भारत की सिविल लिबर्टी के दमन, जो कि इन्होंने भारत में, आपको पता है सिविल लिबर्टी का इन्होंने दमन किया था। ईसाई धर्म के फैलाने के विभिन्न हथकंडे, ईसाई धर्म को फैलाने के विभिन्न हथकंडे, ये सब मना किया था उन्होंने, ये नहीं लेना हमने, लिख लेना क्रम से, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं राजा राममोहन राय से। हथकंडे के विरुद्ध थे। इसके लिए उन्होंने पूर्वी तर्कसंगत नैतिकता और जीवन पद्धति को श्रेष्ठ कर बताया। यह प्रेरणा, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, यह प्रेरणा स्रोत उनकी दृष्टि में उपनिषद था। यह प्रेरणा स्रोत उनकी दृष्टि में उपनिषद था, जो मानव को यानी कैसे लिखेंगे, जो मानव को जैव मंडल, प्रकृति, समुदाय, विश्व और अपनी आत्मा के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का संदेश देता है। समझ गए। उन्होंने कहा कि भी देखो, अच्छी अच्छी बातें आप ले लें, आप उपनिषद को लें। उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद जो है कहते हैं कि हम क्या है, सारा दुनिया ही हमारा क्या है, कुटुंब है, हमें एक जीने और जीने दो की जो संदेश है वो देते हैं। ये जो सौहार्दपूर्ण एक साथ रहने का, ठीक है, एक तार्किक दृष्टि देने का, अगर आप ये बात आती है तो आप उपनिषदों को लेकर के चले। जब वो उपनिषद की बात करते थे और भारतीय कल्चर की बात करते थे तो अंग्रेजों को बुरा लगता था, और जब वो अंग्रेजों की अच्छी शिक्षा की बात करते थे तब भारतीयों को बुरा लगता था। तो यही कहा जाता है कि राजा राममोहन राय किसी के भी नहीं रहे, ठीक है। हाँ, आप लिखेंगे इसमें, उपनिषद के दर्शन को आधुनिक भारत के निर्माण का मूल, उपनिषद के दर्शन को आधुनिक भारत के निर्माण का मूल मार्गदर्शक भी बताया। दूसरी तरफ राजा राममोहन राय ने, यहां से लिख लिया क्या, उपनिषद के दर्शन को आधुनिक भारत के निर्माण का मूल दार्शनिक दर्शन भी बताया। और दूसरी ओर राजा राममोहन राय जहां पश्चिम के कई तत्वों को अपनाने के योग्य माना, तो उनकी विसंगतियों से भी परिचय कराया। आपको पता है इन्होंने एक परसेप्स ऑफ थीसिस यानी कि ईसाई धर्म के ऊपर एक बुक लिखी थी, है ना, हाँ, परसेप्ट ऑफ थीसिस, कुछ इस तरीका से एक बुक थी, वो इन्होंने लिखी थी और उसमें बताया था कि किस तरीका की जो विसंगतियाँ जो ईसाई धर्म है उसके अंदर पाई जाती हैं, उनकी क्रूतियों पर भी वार किया। तो वो अंग्रेजों के भी क्या बन गए, एक तरीका से दुश्मन बन गए, एक तरीका से वो अच्छे नहीं रहे, यानी कि प्यारे नहीं रहे इस तरीका से, ठीक है। हाँ, परसेप्ट ऑफ थीसिस में ईसाई धर्म की कई विसंगतियों पर भी प्रश्न उठाया। लिखना, निष्कर्षतः लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, निष्कर्षतः कहा जा सकता है उनका आधुनिक भारत न पूर्णतः पूर्वी था और न पूर्णतः पश्चिमी, इसमें दोनों की
इसमें दोनों की स्वीकृति थी, इसमें दोनों की स्वीकृति थी और अस्वीकृति भी थी और अस्वीकृति, यानी कि जो बेकार तत्व थे उनकी अस्वीकृति और जो अच्छे तत्व थे दोनों की उनकी स्वीकृति भी थी। ठीक है, इसके प्रसार के लिए उन्होंने विद्यालय और महाविद्यालय और प्रेस एवं समाज सुधार के लिए जनता को जगाने और सरकार को विधि बनाने के लिए तैयार किया। समझ गए? तैयार किया। राम मोहन राय के प्रबोधन युग के बुद्धिवादी दार्शनिक थे, जो स्पष्ट कहते थे कि मनुष्य की बुद्धि एवं ग्रंथ के निष्कर्षों में द्वंद्व हो तो मनुष्य की बुद्धि और ग्रंथ के निष्कर्षों में, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, यह ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है। अब ये समझ में कैसे आएगी आपको ये बड़ी लाइन है? क्योंकि जब आप ईसाइयत में जाते हैं और जब आप इस्लाम के अंदर जाते हैं तो वहां ये लाइन स्वीकार नहीं हो सकती। समझ गए आप? ये राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं। राजा राम मोहन राय ये बोल रहे हैं कि पश्चिम के जो खराब तत्व हैं और जो पूर्व के जो खराब तत्व हैं वो हटा दिए जाने चाहिए और जो अच्छे तत्व हैं वो ले लेने चाहिए। हिंदुइज्म तो इसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन यहूदिज्म, इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म इसे स्वीकार कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जो है कयामत के दिन का कंसेप्ट है, कयामत के दिन का, और जहां कयामत के दिन का है जो भी लिखा गया है वो कयामत के दिन तक ही रहेगा। और हिंदुइज्म में ऐसा है नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म में है पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, इसीलिए यहां सब प्रगतिशील है। ऐसा नहीं है जो लिख दिया सो लिख दिया, नहीं। और यही राजा राम मोहन राय ने एक लाइन में बोल दिया कि अगर ऐसा होता है कि किसी लिखे हुए ग्रंथ और एक तार्किक बुद्धि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, अगर उसके दिमाग में आता है और उनके बीच में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, तो व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको ही क्या देना है? उसको वरीयता देना है। उसको क्या देना है? वरीयता देना। और इसीलिए राजा राम मोहन राय ये कह पाए क्योंकि वो हिंदुइज्म में थे। अगर वो क्रिश्चियनिटी में होते या वो इस्लामिज्म में होते या वो यहूदीज्म में होते तो शायद वो रह भी ना पाते। समझ गए आप? क्योंकि ये तरीका से अगर वहां पे है तो वहां पे ये क्या है? बगावत है। ऐसा बोलना क्या है? बगावत है। लेकिन यहां बगावत नहीं है, यहां नहीं है, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया। और ये बात वो कह करके बड़े आराम से रहे और चले गए ऐसा करके। समझ गए ना आप? तो इसलिए ये बहुत बड़ी लाइन है जो मैं आपको लिखाया है कि यदि मनुष्य की बुद्धि और ग्रंथ के निष्कर्षों में अगर द्वंद्व होता है तो मनुष्य की जो बुद्धि है उसके निष्कर्ष को ही वरीयता दी जानी चाहिए। और ऐसा वो इसलिए बोले क्योंकि समय के अनुसार चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, और जो नए तथ्य हैं, क्योंकि जब अगर कोई भी आज का ग्रंथ बहुत साल पहले लिखा गया है, 200, 500, 1000 साल पहले लिखा गया है, तो वो उस टाइम के लिए सही था। उस टाइम की जो सामाजिक परिस्थिति थी उनके लिए एकदम सही था वो। लेकिन आज का जो समाज है, समाज क्या करता है? इवॉल्व करता है। हमें समाज के अनुसार इवॉल्व करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं और बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा ये जो है विभेद जो है, एक कहते हैं ना कि खाई खुद गई है, ये है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। वरीयता मिलनी चाहिए। इसके बावजूद इससे उन्होंने सती में सुधार हेतु जागरण करने, सती प्रथा का आपको याद होगा, उनका इतना तो सभी जानते हैं, उन्होंने सती में सुधार हेतु जनजागरण करने और भारतीयों को बौद्धिक मार्ग पर चलाने के लिए पुनर्जागरणवादी विचारक की तरह उपनिषदों का अनुवाद बांग्ला भाषा में कराया या किया लिखो आप, बांग्ला भाषा में किया। उन्होंने ऐसा करते हुए एक सुधारक की व्यवहारिक दृष्टि का परिचय दिया और भारत के आधुनिकीकरण का पदचिन्ह बनाया। ऐसे आप लिखेंगे, भारतीय के आधुनिकीकरण के वो पद चिन्ह बन गए या उसके
क्या बन गए, लीड करने वाले नेता बन गए। समझ गए आप। तो राजा राम मोहन राय जो थे, इसीलिए कहते हैं कि आधुनिक भारत के जो निर्माता है, या भारत को पुनर्जागरण, जिस तरीका से पश्चिम में पुनर्जागरण आए, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे अच्छे से पढ़ाने वाला हूं कि पुनर्जागरण क्या होता है, ठीक है, ये आता किस प्रकार से है और वहां पे किस तरीका से आया, क्या भारत के अंदर आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्या आने वाला है या आ चुका है, ये हम सब देखेंगे। और आता है तो उसके बाद समाज किस तरीका से हो जाता है, ये हम देखने वाले हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, उन्हें भारत का जो है, ये जो लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करता हो, जो समानता की बात करता हो, जो बंधुत्व की बात करता हो, पूरी संसार को बंधुत्व मान करके चलता हो, अगर आप ऐसी लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुरीतियों पर चोट करता हो। कुरीति जो होती है ना, क्योंकि कुरीति क्या है कि जो आज सही है, सपोज करो आज का हमारा एक समाज है, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, और ये जो समाज है जो ये बातें सही मान रहा है, हो सकता हो कि वो 25वीं या 26वीं शताब्दी में जाकर के आउटडेटेड हो जाए। जो आज हम सही मान रहे हैं वो लोग उसे नहीं माने, और राजा राम मोहन राय तो बोल गए हैं इस बात के लिए कि कुरीति है तो उसका भी हम विरोध करेंगे। समझ गए आप। इसीलिए अब आप इसके ऊपर एक प्रश्न, आप 2 प्रश्न लिखेंगे आप इनके लिए, हाँ लिख लें, एक सही लिखा है, सही अर्थों में, एक लाइन और लिख लेना, सही अर्थों में ये मतलब राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत, भारतीय समाज सुधार, भारतीय प्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जा सकते हैं। ऐसे लिख लेना, एक लाइन और लिख लेना, हाँ सही अर्थों में ये आधुनिक भारत, कोमा लगा करके, भारतीय समाज सुधार, भारतीय प्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जा सकते हैं। ठीक है। हालांकि निष्कर्ष में लिखेंगे, हालांकि इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है, कि राष्ट्रवादिता गांधी, राष्ट्रपिता गांधी विशेषतः पश्चिमी शिक्षा के प्रति राम मोहन राय के मत के विरुद्ध थे। समझ गए। जो राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा की जो वकालत कर रहे थे, गांधी जी उनके विरुद्ध थे। समझ गए आप। इस तरीका से आप इसका निष्कर्ष करके खत्म करेंगे। और 2 प्रश्न आप और लिख लेंगे जो मैंने अभी आपको लिखाया है। एक तो ये ऊपर वाला जो प्रश्न लिखाया है, और 2 प्रश्न में जो अभी आपको बोल रहा हूं, ये प्रश्न इसी थ्योरी से आप लिखने का प्रयास करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्रताप पर ऐसा डाल देना, और मैं प्रयास करूंगा कि वहां आपको कुछ फीडबैक दूं। ठीक है। लिखेंगे पहला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की नवीन भारत की स्पष्टता या स्पष्ट दृष्टिकोण तो पूर्णतः भारतीय थी, दृष्टिकोण न तो पूर्णतः भारतीय थी और न ही पूर्णतः पश्चिमी। यानी कि जो राजा राम मोहन का नवीन भारत को लेकर के जो दृष्टिकोण था, ना तो वो पूर्णतः पश्चिमीकरण की थी और ना ही पूर्णतः भारतीयकरण की थी। समझ गए आप। एक तो ये है, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। क्या करना है, टिप्पणी करना है। दूसरा आप लिखेंगे एक प्रश्न और लिखेंगे आप इसके सामने। शहर में राम मोहन राय के 2 घर थे। शहर में राम मोहन राय के 2 घर थे, एक जिसमें वे अपने भारतीय मित्रों से मिलते थे, और वहां वे अकेले अंग्रेज थे, और दूसरे जहां वे अपने ब्रिटिश मित्रों से मिलते थे, और वहां वे अकेले भारतीय थे। टिप्पणी करें। ठीक है। ये 2 प्रश्न हैं, इन पर आप देख लेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो राष्ट्रवादी चिंतन है, राष्ट्रवादी विचारधारा का जो काउंटर और ये सब मैंने आपको बता दिया है। आगे हम देखेंगे कि जो मार्क्स का ये जो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, मार्क्सवादी उपागम, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, इसे मैं कहीं और भी कराने वाला हूं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर जितना लिखा हुआ है वो आपको एक बार समझा दूंगा। कुछ मैं समझा चुका हूँ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, पेपर में प्रश्न इनसे आए नहीं है इसीलिए। और ज़्यादा आप आगे देखेंगे, जो पूरा हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इनकी ऐसी कोई भूमिका भी नहीं है कि जो इतिहास को समझने में ये आपकी मदद करते हो या इन्हें समझे बिना
आगे हम कर ही ना सकें। लेकिन वो जो 2 थे वो इसीलिए कराए हैं कि वहाँ से मेंस में भी प्रश्न आए हैं, प्रीलिम्स में प्रश्न आए हैं और ऑप्शनल में भी प्रश्न आए हैं। ऑप्शनल अगर आपका इतिहास है तो वहाँ भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और एक इतिहास की जो सामान्य समझ है, इतिहास को समझने के लिए जो आपको चाहिए वो भी आपकी यहाँ से क्लियर होनी थी। इसलिए मैंने इसको इतने डेप्थ में जाकर के आपको कराया है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा तो भी आपको परेशानी आने वाली है नहीं। और ये संप्रदायवादी उपागम है, ये मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा इसे करा करके और फिर हम इसी के साथ में शुरू कर देंगे। मैं शुरू करूंगा मुगलों का पतन, मैं मुगलों के पतन से शुरू करूंगा और धीरे धीरे यूरोपियों के आगमन और फिर यूनिट बाय यूनिट इस तरीका से हम चलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया आपने उसे सुना होगा शुरू में। जो भी मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्ट्रेटजी बताई है, प्रयास करूंगा वो स्ट्रेटजी में लेकर के आऊँ और उस पर आप देखना बताना कि वो किस तरीका से है कि मैं आपको बोलता हुआ चला जाऊं और आप सुनते हुए चले जाएं और जहां जहां कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं और उसके 24 घंटा या 12 घंटे बाद में एक PDF आपको दे दूं। उसका एक बार अप्लाई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर आगे कैरी करेंगे, नहीं तो ये अपना मेथड जिंदाबाद है ही। ठीक है फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।